बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। यार ये हो आप, ठीक है, और आप करना चाहते हो बिजनेस, आपके दिमाग में बिजनेस 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 चल रहा है, ठीक है, पर आपको बिजनेस करना आता है पर उसको मेंटेन नहीं करना आता। यार आपको जानना है कि अगर आप बिजनेस करोगे तो उसमें कितना मुनाफा होगा, यानी प्रॉफिट होगा, क्या कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्या करते हो, आप इस बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो। आपको क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। और वो मेंटेन क्यों करना पड़ेगा, टू नो द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। यार मेरे को लॉस तो नहीं हो रहा, या प्रॉफिट कितना है, एंड एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। यार मेरी पोजीशन क्या है, कहीं मैं डेट्स में ही तो नहीं हूं, कहीं क्या मेरे कुछ एसेट बिल्ड हो रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। सो इसी वजह से ये अकाउंटिंग बना है। आई बात समझ में, अकाउंटिंग करना इसीलिए जरूरी है। प्लस देखो आपके बिजनेस में खाली आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, टैक्सेस मांगेगी आपसे। तो यार जब आप कुछ अर्न ही नहीं कर रहे होगे तो फिर टैक्सेस कैसे दे पाओगे, तो वो सब आपको चेक करना, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग है क्या। अगर मैं बोलूं अकाउंटिंग को, तो ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है, मैं इसे बोलता हूं लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और किसी भी लैंग्वेज का मेन फंक्शन क्या है, कम्युनिकेट। अगर मैं लैंग्वेज के फंक्शन की बात करूं तो क्या है फंक्शन, कम्युनिकेट। तो अगर मैं इसे समअप करूं तो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज, अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है बिजनेस की, वो कम्युनिकेट कर रही है। और आपको वो क्या कम्युनिकेट करेगी, रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट्स क्या होते हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस, यस और नो। तो सर अब अकाउंटिंग की अच्छी सी डेफिनेशन लिखवाओ। ओके लो, अकाउंटिंग हेडिंग डाल देंगे, अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। कह रहे अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इज एन आर्ट। क्या है ये, आर्ट है। अब आर्ट किस चीज की, क्या करेगा, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद क्लासिफाई करेगा, क्लासिफाइंग, एंड समराइजिंग, उसके बाद समराइज करेंगे, समरी बनाएंगे एक सिग्निफिकेंट मैनर में, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। ऐसे ही कुछ भी थोड़ा ना कर देंगे, समरी बना के, प्रॉपर मैनर होगा ना, सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, मैनर हो गया। अब किस, यार अकाउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं क्या, स्पेशल जो सबसे की पॉइंट है, ठीक है, वो ये इन अ सिग्निफिकेंट मैनर के बाद इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। हम हर वो ही चीज को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करेंगे और समरी बनाएंगे जिसको हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी। यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि मनी एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां तक कोई दिक्कत। अब किसको रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं रिकॉर्ड किसको कर रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least, या तो कंप्लीट या कुछ छोटा सा पार्ट भी उस ट्रांजैक्शन या इवेंट का, एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर पोजेस करता हूं, फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स, उससे हम रिजल्ट्स इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, देयर ऑफ, ठीक है। सर ये डेफिनेशन कहां से आई, ये डेफिनेशन दी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये डेफिनेशन हमें यहां से मिलती है, ये बात समझ में, तो समझ तो आ ही गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन कह रही है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर यानी एक सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, ठीक है। क्या, हर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, हर ट्रांजैक्शन और इवेंट को, सर ये होते क्या है वो मैं समझाता हूं, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, या तो वो कंप्लीट या थोड़ा सा उसका पार्ट भी एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर पोजेस करता हो, जिससे हम रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सकते हैं।
आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई। तो सर अगर मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी हो, कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है, जो हमने सबसे पहला वर्ड लिया, एज वेल एज साइंस, ये साइंस भी है। ठीक है, तो सर अगर ये आर्ट है और साइंस है तो कैसे लिंक करोगे इसको आर्ट्स और साइंस से? देखो आर्ट होता क्या है, कह रहे आर्ट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है ऑफ अटेनिंग, जिससे हम अटेन करते हैं सम प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमने एक आर्ट से क्या कह रहे हैं, आर्ट से हमारा एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि यार मुझे एक ह्यूमन बॉडी को बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो मैं सबसे पहले फेस एंड देन बॉडी, फिर लोअर बॉडी, ऐसे बनाता हूं। तो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक फेस, उसके बाद बॉडी और लोअर बॉडी बनानी है, यानी एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है मेरे पास। ठीक है, सिमिलर कह रहे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज कर रहे हैं। अब क्या मोटिव क्या है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है? विद ए व्यू टू असरटेन द प्रॉफिट्स and the financial position of the business, with a view to ascertain the net profits and financial position of the business। हो गया यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो आर्ट हो गया। साइंस कैसे है अकाउंटिंग? यार आप खुद बताओ एक बार। साइंस में क्या होता है, हम लोग कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कुछ काम करते हैं। तो साइंस है क्या? एनी बॉडी या एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, उसे ही तो बोलते हैं साइंस। ठीक है, अगर अकाउंटिंग की बात करते हैं, एज अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो यार, कभी भी एग्जाम में आपको ये लिखने को नहीं आएगा, आपको सिंपल छोटा छोटा आप लिख सकते हो अगर आ भी जाता है तो, बट कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपकी बेस बनाने के लिए, नॉलेज क्रिएट करने के लिए कि कैसे ये आर्ट से भी लिंक है और साइंस से भी लिंक है। आई बात समझ में? यस। तो अगर मैं सेकेंड पॉइंट लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक का, तो कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ठीक है, कि कह रहा है यार सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, नॉन फाइनेंशियल यानी हमें क्वांटिटेटिवली बात करनी है, क्वालिटेटिवली बात नहीं करनी। मैं बोल रहा हूं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, क्या करूं उसका, जब तक मैं उसे फाइनेंशियल नेचर में डेवलप नहीं करा सकता या रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो कह रहा है ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड in accounting which are of a financial character। ठीक है, yet many transactions in business are important, but without knowing their financial impact we cannot record। सर एग्जाम्पल से बताओ। फाइट बिटवीन
the two set of labor in factory results in strike and loss of business. बिजनेस का लॉस हो रहा है, पर अगर फाइट को यार क्या हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से बिजनेस का लॉस हो गया, ठीक है, पर फिर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. कह रहा है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. कह रहा है ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड in books in terms of money only. मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे. एग्जाम्पल, मिस्टर ए बिजनेसमैन परचेज्ड 20 chairs and 5 tables for the office purpose. ठीक है. अब इन्होंने ऑफिस पर्पस के लिए टेबल और चेयर परचेज की. ऑब्वियसली कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पैसा गया होगा, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट पे हो, बट परचेज हुआ और पैसा का टर्म आ गया, मनी की फॉर्म में आ गया, तो रिकॉर्ड करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट ही यही आ जाता है कि अब क्लासिफाई कैसे करें. अभी तक तो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है. पहले हमने फाइनेंशियल कैरेक्टर और मनी की टर्म्स उसको रिकॉर्ड करा. नाउ क्लासिफाई. कह रहा है आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या फिर सब्सिडरी बुक्स में करेंगे. वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे. इन सबको बुक्स बनाते हैं जो, उसे बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. द ट्रांजैक्शन, इस सब अभी आपको मैं ये जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ना, मैं लेटर स्टेजेस पे, मतलब विद इन 1 और 2 क्लासेस में सब एक्सप्लेन करने वाला हूं. आर क्लासिफाइड. ठीक है. अगर मैं बोलूं तो क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग. क्लासिफाई का मतलब हम ग्रुप कर रहे हैं सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे. क्लासिफिकेशन is the process of grouping the transactions of one nature at one place. एक जगह पे रिकॉर्ड कर दिया. आई बात समझ में? यार जनरली बच्चा क्या करता है, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बेस में प्रॉब्लम आ जाती है. सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अकाउंट से खूबसूरत सब्जेक्ट कोई नहीं है. और मैं बोलता हूं कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो लैंग्वेज खुद ही आपको हर चीज का सॉल्यूशन देगा. आई बात समझ में? हाँ जी. चलें सर आगे. हाँ जी करते. नेक्स्ट पॉइंट आप करेंगे, समरी बनाएंगे, समराइजिंग. कह रहे समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग. जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं क्लासिफाइड डेटा को. प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MGMT एंड अदर यूजर ऑफ सच डेटा. यार हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट के अलावा, ऑनर के अलावा और भी यूजर्स होते हैं, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारा बैंक हो गया, ठीक है, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, ऑफ सच डेटा. आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये पॉइंट तो समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं बोलूं कि यार जो हमने ये बात की रिकॉर्डिंग, RCS बोलता हूं मैं इसे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, जो हमने ये तीनों की बात की अभी तक, इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ये है क्या? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग.
ठीक है, और इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्या है अकाउंटिंग साइकिल, जरा बता दो। कह रहे देखो यार, हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस है ना, इसे हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने बोला। ठीक है, जर्नल से हम बनाएंगे लेजर, यानी समराइज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, लेजर से बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस, जहां पे हमने देखा हमने समरी के फॉर्म में। ठीक है, उससे बनेगा ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। तो अब ट्रांजैक्शन जो हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड करने की, ठीक है, उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल की बात करें तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, उसमें हमारी कैश बुक आ जाती है, परचेज बुक आ जाती है, सेल्स बुक आ जाएगी। मतलब ये जनरल को ही हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेल्स बुक हो जाएगी, परचेज रिटर्न बुक हो जाएगी, सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगी, जर्नल प्रॉपर हो जाएगा, जो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और भी सारी चीजें होंगी अदर देन सेल एंड परचेज, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो यही है मेरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर यहीं से वही लेजर की फॉर्म में आ गया। तो अकाउंटिंग साइकिल समझ आई आपको क्या है? ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना, जर्नल से लेजर बनाना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, एंड फिर हम उसमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, वही सारी ट्रांजैक्शंस का ये मिला जुला एक साइकिल है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ गई। तो सर ये सब हो गया, इससे हो क्या रहा है? हम इससे तो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। कह रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। कह रहा है इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच मैनर। मैनर मतलब वही ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। ठीक है, यहां लिख देते हैं ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, दैट पार्टीज इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है हमारी, यानी यूजर्स की बात करो, इंटरेस्टेड इन बिजनेस, सच एज हम खुद प्रोप्राइटर, हमारे मैनेजर्स, बैंक्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, कैन हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है यार, रिजल्ट्स तो निकाल लिए। अब हमने ना यार बात की थी कि जो अकाउंटिंग तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का काम, फंक्शन क्या होता है? कम्युनिकेट करना। तो सर अभी तक हमने कम्युनिकेट नहीं किया, तो बेटा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही वही है हमारी, कम्युनिकेशन। कह रहे अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स also includes the communication of financial data to the users of data who can analyze, ठीक है, as per their requirement, as per their individual requirement। आई बात समझ में? सो ये है मेरा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स का लेखा जोखा जो हमने देखा। आई बात समझ में? आज हम क्लास 2 में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखो सबसे पहला मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं क्यों कर रहा हूं अकाउंटिंग यार? ताकि जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर मैनर में मेंटेन किए जाए। तो अगर मैं बोलूं तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि यार मैं अपने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से मिस हो जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं अकाउंटिंग करता हूं।
सेकंड, यार अब अकाउंटिंग, ये सब बिजनेस का मेरा मोटिव है क्या यार? एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट तो कमाना चाहता हूं ना, तो अकाउंटिंग अगर मैंने प्रॉपर की होगी तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा अपना प्रॉफिट और लॉस अच्छे से। तो टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, मुझे पता चल जाएगा कि यार मैंने पूरे साल इतनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद प्रॉफिट आया या लॉस आया। ठीक है, अब जो भी आया, ठीक है, चाहे प्रॉफिट आया या लॉस आया, मुझे पता करना है कि यार रीजन क्या है उसके पीछे। प्रॉफिट ज्यादा आया तो क्या बेस्ट रिवॉर्डिंग फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हो सकता है मेरे एम्प्लॉइज ने ज्यादा हेल्प की होगी मेरी बिजनेस में, तो मैं उनको रिवॉर्ड दे पाऊं। अगर लॉस हुआ तो क्या की फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से मुझे इतना सारा काम करने के बाद, पूरे साल शिद्दत और मेहनत करने के बाद भी लॉस हो रहा है, तो मुझे रीजंस देखने हैं। तो टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस, यार हो सकता है मेरे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो, यस और नो, उस डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कौन सा बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, या अच्छा परफॉर्म करने की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये सारे रीजंस होते हैं। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग भी होती है एक, ठीक है, कि डिपार्टमेंट वाइज मैंने अपनी पर्टिकुलर अकाउंटिंग की, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। तो मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि यार मुझे रीजंस पता चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट और लॉस पता चल गया, तो इससे मैं असर्टेन कर सकता हूं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। तो टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अब मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं हर साल अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो ईयर ऑन ईयर मेरी ग्रोथ हो भी रही है नहीं हो रही? आजकल आप लोग शार्क टैंक देखते हो तो वो आपसे ईयर ऑन ईयर बेसिस लास्ट 3 इयर्स का पूछते हैं, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर आता है। अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ फैक्टर दिखाता है कि यार अगर आपने 21 का डेटा बताया और उससे 22 पे गए तो मेरी कितनी ग्रोथ हुई, मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई, फिर 22 से 23 पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यार मुझे अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी तो देखना है। ठीक है, तो यहीं से मैं अपने प्रोग्रेस, बिजनेस की कितनी प्रोग्रेस हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी चेक कर पाऊंगा प्रॉपर अकाउंटिंग करके। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। आई बात समझ में यार? यार ये सब चीजें ना, देखो ये पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं और आपको सिंपल, अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके अपने एग्जांपल्स खुद लेके एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आई बात समझ में? अब मुझे यार प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मेरे कोई एरर्स ना हो तो वो मैं डिटेक्ट करने के लिए सारी चीजें चेक कर सकता हूं। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि टू डिटेक्ट या टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। पहले तो बचाऊंगा, अगर हो गया तो डिटेक्ट करने के लिए। अकाउंटिंग प्रॉपर है तो सब कुछ पता चल जाएगा, मेरे एरर्स एंड फ्रॉड्स, कुछ किसी ने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर दिया, मेरे एम्प्लॉइज मेरा कैश तो नहीं उठा के भाग रहे। एंड लास्ट जो मेन पॉइंट है एट द एंड ऑफ द डे, हम अकाउंटिंग में हमने पहले भी पढ़ा था कि यार कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है ना, ताकि मेरे इंटरेस्टेड पार्टीज उसकी इंफॉर्मेशन को अपने इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज कर पाए। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, वो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो मैं खुद ओनर हो सकता हूं, मेरे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मेरे मैनेजर्स हो सकते हैं, मेरे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मेरा बैंक हो सकता है, मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो 7 पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट्स पे हमने सारी बातें देखी। ठीक है, हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के, वो चेक किया। हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया, उसके पीछे के रीजंस को देख लिया। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर लिया। ठीक है, प्रोग्रेस को देखा, एरर्स को डिटेक्ट किया और उसको फिर कम्युनिकेट किया। तो ये 7 पॉइंट्स मेरे निकल के आते हैं मेरे अकाउंटिंग से, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने जैसे बात की कि यार मेरी वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन जाती है, यानी मेरे यूजर्स को जाती है। तो अब मेरे यूजर्स कौन से हो सकते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मेरे कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं? ठीक है यार, देखो 2 टाइप के यूजर्स हो सकते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स, दूसरे हो सकते हैं मेरे एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल में देखो, मैं खुद यानी ओनर की बात कर सकता हूं कि ओनर को तो यार इंफॉर्मेशन चाहिए
प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझ पाए, जान पाए। दूसरा मैनेजमेंट। यार देखो, मैनेजमेंट और ओनर दोनों अलग हो सकते हैं, कंपनीज में भी हम बात करते हैं ये आगे जाके। ठीक है यार, मैं जरूरी नहीं है बिजनेस के डेली एक्टिविटीज का पार्ट बनूं। मैंने अपने मैनेजर्स हायर किए हुए, मैनेजमेंट अलग रखी हुई है जो मेरी बिजनेस को चला रही है। ठीक है, मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, तो अब स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरी मैनेजमेंट को भी चाहिए। वो चाहते हैं टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट दे कैन इंप्रूव ऑन ईयर बेसिस। एट द एंड ऑफ द डे हम ओनर्स ही तो अपनी मैनेजमेंट से सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, उनसे रीजंस पूछेंगे। प्रॉफिट हुआ तो शाबाशी भी देंगे, और अगर लॉस हुआ तो रीजंस पूछेंगे। कौन प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कौन सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कौन पर्सन प्रॉब्लम कर रहा है, उनको हम कंपनी से टाटा और बाय बाय करेंगे। तो ये सब मेरी मैनेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इस वजह से जो इंटरनल यूजर्स में मेरा मैनेजमेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो सर, इंटरनल में समझ आ गया। अब एक्सटर्नल कौन कौन हो सकता है? एक्सटर्नल में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले तो मेरे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। यार वो मेरी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चाहेंगे ना कि उनको अकाउंटिंग प्रॉपर मिले, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिले, ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर पाए मेरे बिजनेस की, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर पाए, तभी तो वो उसकी वैल्यू लगा पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके बिजनेस में पैसा देंगे। अब शार्क टैंक कर क्या रहे हैं यार? वो भी तो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं। शार्क टैंक के जो जजेस हैं वो क्या है? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। अगर मैं यहां लिख दूं जजेस ऑफ शार्क टैंक, सो दे आर द investors, they are the investors, they are sitting there to invest in good business, yes or no? तो वो क्या है? वो यूजर्स ही तो है। वो और कौन से यूजर्स है? एक्सटर्नल यूजर्स है। सेकंड, मेरे क्रेडिटर्स। यार क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए सर इंफॉर्मेशन? यार वो आपको क्रेडिट पे गुड्स दे रहे हैं, यानी वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अगर आपकी मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म लोन्स ही तो गए आपके लिए। ठीक है, वो क्यों आपको क्रेडिट पे देंगे जब आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ही सही नहीं होगी? तो वो कैसे आप पे विश्वास कर ले कि आप उसका पैसा दे देंगे? तो अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो आपने बनाया जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आई, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से असेस कर पाए, तो क्रेडिटर्स उससे जान के इंफॉर्मेशन आपको आपका क्रेडिट पीरियड देते हैं। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स जिसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड एनबीएफसी आ जाते हैं इसमें। उनसे आपको लोन चाहिए यार, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए हो सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हो सकती है, कहीं आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो 2-4 नए ऑफिस खोलने के लिए चाहिए हो सकता है, तो बैंक हेल्प आपको लोन देने के लिए बैठे। तो बैंक का कोर बिजनेस यही है। एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे हमारा पीरामल हो गया, ठीक है, बजाज फाइनेंस हो गए, ये भी बैंकिंग की तरह ही काम करते हैं, लोन ही तो देते हैं आपको। आई बात समझ में? आपके एम्प्लॉइज, सर एम्प्लॉइज को क्यों दे रहे हैं हम अपनी ये इंफॉर्मेशन? बेटा वो चाहते हैं कि आप उनको टाइम पे सैलरीज देते रहें। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा उनको, देखो वो आपको क्यों, आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे एक किसी भी बिजनेस के लिए एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर एम्प्लॉइज हैं तभी तो वो बिजनेस चल पाएगा, और अगर एम्प्लॉइज के पास इंफॉर्मेशन जाती रहेगी और उनको पता चलता रहेगा कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है और हमारी सैलरी हाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपके साथ काम करते रहेंगे। हमारी टैक्स अथॉरिटीज, नेक्स्ट हो जाता है हमारा टैक्स अथॉरिटीज। सर टैक्स अथॉरिटीज को भी देनी है, बिल्कुल। आप उनको प्रॉपर टैक्स दे रहे हो, जीएसटी प्रॉपर उनके पास पहुंच रहा है, आपके इनकम पे इनकम टैक्स जा रहा है, ठीक है, वो उनको इसी से इंफॉर्मेशन ही तो मिलेगी। वो आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, उस पर चेक करेंगे, असेस करेंगे, तभी तो बोलेंगे भाई साहब ये फर्म तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में? सो ये सब होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। और भी लेना चाहो तो कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं इसमें। सर कॉम्पिटिटर्स को क्यों इंफॉर्मेशन देनी है? यार रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए कि यार क्या वीकनेस एंटरप्राइज की, वो सब चीजें कॉम्पिटिशंस के लिए, तो यार ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिशन में बने रहना है, ठीक है, आप भी तो अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन चाहोगे, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स, कॉम्पिटिटर आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो जिससे वो आपसे अच्छे से कॉम्पीट कर पाए। तो यही सब चीजें हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गए मेरे सारे एक्सटर्नल यूजर्स। अकाउंटिंग के यार फंक्शंस क्या है जो अभी तक हमने रीड आउट किया है? सबसे पहला था उसमें हमने एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ही मेरा वही हो जाता है, कह रहा है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन complete
एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, बट खाली ये नहीं कि हमने मेंटेन कर दिया, बट किसको फॉलो करना है? सिस्टमैटिक हमारे कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हैं। तो हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की आफ्टर फॉलोइंग, ठीक है, हम सारी ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हुए बनाएंगे फॉलोइंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारे लिए रूल्स बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बोलेंगे वैसे ही हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड पॉइंट, अब हमने ये मेंटेन किया तो इसके पीछे रीजन क्या है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा मेरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल या फाइनेंशियल भी बोल सकते हो, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात है, मोर और लेस आप सब एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लिए क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट से हमें क्या मिलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी नेटवर्थ क्या है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बन गई। अब सिंपली बात है यार, आप इसको कितना भी एलेबोरेट करना तो आपने बना दिया, आप ट्रेडिंग में मेंशन कर सकते हो, बट पीएनएल आपको दे रहा है और बैलेंस शीट आपको क्या दे रही है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो लिख सकते हो आगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा मेरी लैंग्वेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस incurred during the accounting year। हमारी अकाउंटिंग ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें यहां से पता चल जाएगा। और बैलेंस शीट क्या देगी? फाइनेंशियल पोजीशन देगी। बैलेंस शीट कॉमा बैलेंस शीट shows the financial position at the end of accounting year। यार मेरे ईयर क्लोज होने के बाद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं कहां खड़ा हूं। ठीक है, और यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब तक हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी, प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, तो मेरा बिजनेस करने का फायदा क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। लास्ट में तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें जब प्रॉफिट पता चल जाता है या फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है तो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां से हम करेंगे कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अब वेरियस पार्टीज तो हमें पता ही है कौन कौन सी हो सकती है। टू वेरियस पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है हमने पढ़ी हुई है। इंटरनल भी पढ़ी हुई है, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। ठीक है, इंटरनल में मैं खुद हो जाता हूं एज ए ऑनर, दूसरा मेरी मैनेजमेंट हो जाती है, एक्सटर्नल में मेरे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं, टैक्स अथॉरिटीज भी हो जाती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अनदर मेन फीचर, आप बोल सकते हो अकाउंटिंग, मेन फीचर ऑफ अकाउंटिंग, मेन फीचर ऑफ अकाउंटिंग also includes communication of information regarding profit or loss, assets, liabilities to interested party। जो भी है हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज, उन सबको हम अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपने लॉस के बारे में, अपनी लायबिलिटीज के बारे में सबकी इंफॉर्मेशन देके चलो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अब मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो मुझे मेरे एसेट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो एसेट्स इधर उधर होने से मैं बचा सकता हूं। तो मेरा नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एक स्टार पॉइंट लगा रहा हूं इस पे, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये मेरा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मैं अकाउंटिंग करके, प्रॉपर अकाउंटिंग करके अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। कैसे? बाय मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स। कंपनी में, बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होंगे, प्लांट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ठीक है, व्हीकल्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं। ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश भी मेरा एक एसेट है,
कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेंट्री, मेरे डेटर्स एक्सेट्रा, एनेबल्स द मैनेजमेंट। अगर मैंने मेंटेन रिकॉर्ड किया अच्छे से तो मैनेजमेंट को एनेबल कर दिया, एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप कंट्रोल ओवर देम। कैश पे मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, अपने बैंक बैलेंस पे कंट्रोल कर सकती है, डेटर से पैसा मांग सकती है। डेटर वो होता है जिसने मेरे से गुड्स उधार पे लिए, क्रेडिट पे लिए, तो मेरा देनदार हो गया। डेटर का हिंदी में अगर मैं बोलूं तो देनदार, जो हमारे देनदार है, तो वो मेरे लिए एक एसेट हो गया क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट कल मिलने वाला है। आई बात समझ में? फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन। अगर मैं टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैनेजमेंट को अबाउट अकाउंट्स या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को इससे डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है मेरे, क्या डिसीजन मुझे लेने हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करेगी। जब तक मेरे पास फाइनेंशियल डेटा नहीं आएगा मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस नेक्स्ट पॉइंट हो गया सिक्स्थ। देखो 5 पॉइंट क्या पड़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन की। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने क्या किया, मतलब हमने प्रिपेयर किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा, कम्युनिकेशन हुआ। फोर्थ क्या था, एसेट्स प्रोटेक्ट कर लिए। एंड लास्ट क्या है, अभी तक हमने क्या किया, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब आता है एक, अब देखो ये सब बनाया तो मेरी कुछ लीगल कंप्लाइंस भी है, मुझे टैक्स भरना है, सब कुछ है, तो उनके लिए भी मेरे को हेल्पफुल होता है। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर है तो मैं अपना नेट प्रॉफिट असरटेन करके टैक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं। आई बस हम जो लिखेंगे कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स। कह रहा है अब देखिए जैसे जीएसटी की लाइबिलिटीज हो सकती है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटीज हो सकती है, तो सब मुझे यहाँ पे पूरी करनी है। लिखेंगे, कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस टैक्स लॉज, वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस करनी है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी। ठीक है, इन अ बिजनेस फर्म हैज टू सबमिट, इनको सबमिट करना होता है वेरियस स्टेटमेंट्स अबाउट अकाउंट्स, कितना मेरी सेल्स हुई, कितने मेरे परचेजेस हैं, वो सब मुझे बताने हैं। वेरियस स्टेटमेंट्स सच एज एनुअल अकाउंट्स। थोड़ा सा थियोरेटिकल जरूर है बट ये सब हमारे को आगे प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एनुअल अकाउंट्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया जिसमें हम रिटर्न्स भरते हैं, जीएसटी रिटर्न्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब की कंप्लायंस हम पूरी करते हैं। आई बस समझ में? तो ये है मेरे मेन फंक्शंस। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स अगर हमने बात करी तो हम सब सम अप करते हैं फंक्शन में। सबसे पहले तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपने प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड में मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड मेरा हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं अपने कम्युनिकेट कर रहा हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। फोर्थ में मैंने बात की कि यार मैं एसेट्स के ऊपर कंट्रोल लगा रहा हूँ, यानी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, प्रोटेक्टिंग ऑफ एसेट्स। थर्ड मैं असिस्ट कर रहा हूँ, मतलब फिफ्थ पॉइंट मेरा मैं असिस्ट कर रहा हूँ किसको, मैनेजमेंट को। लास्ट में मैं लीगल कंप्लायंस भी बात कर रहा हूँ। मेरे 6 मेजर फंक्शन में ये सब चीजें कवर आ जाती है। एक दो पॉइंट और छोटे छोटे भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेगा, ट्रस्टीशिप के बारे में बात करेगा, यू कैन इग्नोर दैट। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मेजर फंक्शंस आपको पता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए, जनरली यार 2-3 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाता, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी, तो वही सब सिनेरियोज रहेंगे। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में एक आधी कभी कोई चीज पूछ ली जा सकती है बस। ठीक है, या फिर 2 और 3 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन में पूछ लेगा, बट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग।
ठीक है, जब आप फाइनल पेपर दोगे ना 11th का, वहां पे शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट जैसे अभी आप यूटीज में दोगे, ठीक है, यूटीज हो गए या फिर मिड सेम हो गए, तो वहां पे क्वेश्चंस कम होते हैं क्योंकि टॉपिक भी कम होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है फिर तो। ठीक है, चलिए आगे चल बात करते हैं आगे। ये एक हमने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था ये टॉपिक मेरे साथ? ठीक है, आपने लिखा था, ठीक है लिखा था, बट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं मेरे, ये पढ़ा था ना हमने, तो मैंने एक छोटी सी समरी बना रखी है इसकी। कह रहा है इंटरनल यूजर्स में 2 होते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओनर और मेरी मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मेरे एक्सटर्नल यूजर्स में मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं। अब इन्वेस्टर्स क्यों है, मैंने एक एग्जांपल लिया जजेस ऑफ शार्क टैंक, उनको हमारी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? यार देख, एक्सटर्नल यूजर है वो इन्वेस्टर है, अब शार्क टैंक देखता है, देखा है कभी? देखियो। ठीक है, शार्क टैंक में क्या है, जब लोग जो अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जजेस को बता रहे हैं। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तभी तो जजेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी जरूरी है। उसके बाद मैंने अपने क्रेडिटर्स की बात करी, क्रेडिटर्स के लिए क्यों जरूरी है? तभी तो वो मुझे गुड्स क्रेडिट पे देंगे कि यार मेरी पोजीशन है भी या नहीं, ठीक है, मेरी सेल्स कितनी आ रही है, मेरे बैंक में बैलेंस है या नहीं, अभी तो मुझे पैसा उनको वापस देना पड़ेगा, तो वो चेक करते हैं। उसके बाद हमने बात की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गए, बैंक्स के साथ एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे बजाज फाइनेंस, पीरामल, ये सब हमें लोन देते हैं। ठीक है, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई लोन अगर हमें मिलना है तो हमें बैंक से मिलेगा या एनबीएफसी से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला एम्प्लॉइज को तो सैलरी चाहिए ना यार टाइम से, अगर उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिलेंगी तो वो क्या मेरे लिए काम करेंगे? ठीक है, तो उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। बात की हमने टैक्स अथॉरिटीज की, टैक्स अथॉरिटीज वाली तो अभी हमने देख ही लिया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उनको भी तो टाइम पे टैक्स चाहिए, रिटर्न्स फाइल करनी है हमें, तो इसलिए हमारे ये यूजर। लास्ट मैंने बोला कॉम्पिटिटर, यार एज अ बिजनेस पर्सन मैं भी तो अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान रखूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूं। 100 रुपए में आप किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान रखने के लिए ये काम करते हैं। आई बात समझ में? या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग का स्कोप कहां कहां पे है और उसकी वजह से हमारी क्या ब्रांचेस हैं, इसे हम इसकी सब फील्ड्स भी बोल सकते हैं, सब फील्ड्स। ठीक है, कि यार अकाउंटिंग की सब फील्ड्स क्या हो सकती हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरे अकाउंटिंग को फील्ड्स में डिवाइड करने जाएं तो हमारे पास 5 फील्ड्स निकल के आती हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम मनी की टर्म्स में बात कर रहे थे, पीएनएल की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे थे। तो हमारी फर्स्ट एंड कोर फील्ड जो है वो है ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड जो हमारी निकल के आती है वो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करेंगे जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है या पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, तो यहां पे हम कॉस्टिंग की बात करेंगे। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करेंगे, क्या मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे वो अपने डिसीजन को, प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे, टूल्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, जिससे उनको हेल्प हो डिसीजन मेकिंग में। एट द एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट है। बिजनेस के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगा। तो यहां पे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है फोर्थ स्कोप या फोर्थ फील्ड। अगर मैं बात करूंगा या ब्रांच की बात करूंगा तो टैक्स अकाउंटिंग की बात करूंगा। यार हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हम अपनी जीएसटी की बात करते हैं, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं टैक्स पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो मुझे बात करनी पड़ेगी टैक्स अकाउंटिंग की। एंड लास्ट जो मेरी फील्ड हो जाती है वो हो जाती है मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग।
यार एट द एंड ऑफ द डे जो मैं बिजनेस चला रहा हूं उसके लिए जो भी बिल्डिंग होगा या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सोसाइटी ने मुझे दिया होगा, सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से ये बिल्डिंग बनाई मैंने, ठीक है। अब मेरी एज अ बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी को भी वापस कुछ दूं, एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में दूं या कैसे भी उनकी हेल्प कर सकूं। तो उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड सोसाइटी। तो ये अगर मैं समअप करता हूं तो मेरी 5 टाइप की अकाउंटिंग निकल आती है। सब फील्ड्स मेरे 5 बन जाते हैं, ब्रांच मेरी 5 हो जाती हैं। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, फोर्थ हो जाती है मेरी टैक्स अकाउंटिंग, एंड लास्ट हो जाती है मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आइए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच, इस ब्रांच की क्या मेन पर्पस है ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। किस मैनर में करते हैं हम, इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जिससे हम क्या कर सकते हैं मैनर में, अगर हमने रिकॉर्ड भी कर लिया तो अब हम किस लिए कर रहे हैं ये, ताकि हम प्रॉफिट निकाल पाए, टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसीलिए तो कर रहे हैं हम सब, ठीक है। बाय प्रिपेयरिंग, अब फाइनेंशियल पोजीशन कहां से निकालते हैं, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ठीक है। और यही ब्रांच है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को और इंटरेस्टेड पार्टीज को। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। सो दिस ब्रांच provides information required by the management and interested parties, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो आ जाती है मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कहता है द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू असरटेन द टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, या फिर कोई सर्विस दी है तो सर्विसेज रेंडर और सर्विस रेंडर्ड। आई बस समझ, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, या पर यूनिट कॉस्ट क्या है, या मैंने जो सर्विस दी उसके लिए कॉस्टिंग क्या है, तो वो कहां से मिलेगी, कौन सी ब्रांच से मिलेगी हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग से, ठीक है। कौन सी ब्रांच है हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग। और क्या इसमें हम डाल सकते हैं, यार ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, जिससे हम कंट्रोल कर पाए कॉस्ट को, है ना। ओवर हो गई कॉस्ट तो हमारे लॉसेस ही होंगे, ठीक है। तो मेन पर्पस उसका ये भी है कि मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है। लिखेंगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ cost in advance and helps management in exercising control over cost, कि मैनेजमेंट कोस्ट पे कंट्रोल लगा सके। आई बात समझ में, चले आगे। तो बात करते हैं थर्ड, हो जाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैनेजमेंट को, MGMT आप लिख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट करना
द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे, इस तरीके से, एज टू असिस्ट, ताकि असिस्ट किया जा सके द मैनेजमेंट को असिस्ट किया जा सके इन प्लानिंग, आप लिखते रहो साथ साथ, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस को प्लान करके कंट्रोल किया जा सके ऑफ बिजनेस। फॉर दिस, इसके लिए मैनेजमेंट को कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स चाहिए, वो क्या हो सकते हैं? फॉर दिस मैनेजमेंट रिक्वायर्स सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स। एग्जाम्पल, वो टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और भी होते हैं, पर ये दो मैं इसलिए लिख रहा हूं एक्सेट्रा, क्योंकि ये दोनों आपके 12th के सिलेबस में है, ताकि आप पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ये दो मैंने इसलिए मेंशन कर दिए। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ, टैक्स अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम, ताकि टैक्स कंप्लायंस प्रॉपर कर सकें और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सके, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। छोटा सा लिखेंगे, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, लाइक कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड GST liability by accounting information। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। वही बात जो हमने अभी की थी, किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कुछ नहीं है, हमें सोसाइटी ने दिया है, हमारे लिए बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को वापस कैसे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द सोसाइटी या सोसाइटी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज without which business cannot operate। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बिना तो बिजनेस कैसे ही चल पाएगा। ठीक है, हेंस बिजनेस ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। तो कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग is the process of identifying, measuring and communicating the contribution of a business। यार कितना पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया और देन कम्युनिकेट किया कि हमारा बिजनेस क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, टू द सोसाइटी, सोसाइटी को क्या करके दे रहा है मेरा बिजनेस। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो सकता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कैसे मेरी बिजनेस ने सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स को लिफ्ट किया। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, कह रहे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ providing employment to underprivileged, providing financial and manpower support
फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, ठीक है, कोमा एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, यार फैक्ट्री से कितना हजार्डस गैसेस रिलीज होती हैं, तो कहीं मेरा बिजनेस भी तो एनवायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रहा, या कैसे प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है, तो एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं वाया बिजनेस, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी की, जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, प्रोडक्ट सेफ्टी, ठीक है। साथ में लास्ट में आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि यार मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। सो हम एट द एंड क्या करते हैं, हम इस अकाउंटिंग के थ्रू, बाय दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस फॉर सोसाइटी, कि यार मेरी कॉस्ट कितनी जा रही है और उससे बेनिफिट कितना हो रहा है बेसिकली सोसाइटी को। सो ये है मेरी कंप्लीट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई बात समझ में?